बारे में दे रखा है तो उसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ से नीट में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ से मैं बताता चलूँगा। अपन इसको जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं। जीव जगत। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, लवणीय मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सरपट दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मयकारी तथा चमत्कारी का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि के समुदाय में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीव क्या है। इस प्रकार में दो निर्विवाद प्रश्न हैं। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करते हैं। दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यहाँ जानने का प्रयत्न करता है कि जीव का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। तो दोस्तों इस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है? पूरा मेन उद्देश्य यही है कि जीव क्या है। तो हम यहाँ पे आज भी पढ़ेंगे जीव क्या है, मेन इसके बारे में अपन देखेंगे। तो अगला अपना आएगा 1.1 जीव जगत में विविधता। तो यहाँ से थोड़ा इसका स्टार्ट होता है चैप्टर हमारा। तो यहाँ से थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ध्यान देना स्टार्ट करिएगा। ओके, तो आगे अपन चलते हैं। जीव जगत में विविधता। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकती है। अब देखो, हम आसपास बहुत सी किस्में देखेंगे। इसमें क्या क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसमें हो सकता है पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी पौधे हो सकती है। तो ये क्या है, इतनी चीज़ें हम देख सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके आसपास ही है। ठीक है, यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत सी श्रृंखला दिखाई पड़ती है। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत सी बड़ी संख्या तथा उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। तो दोस्तों इसमें आप क्या है मेन चीज़, इसमें मेन बस यही है कि हम आसपास क्या क्या देखेंगे। पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी में पौधे हो सकती है, ये वाली लाइन। तो आगे इसको स्पष्टता श्रृंखला में इसको स्पष्ट रूप दिखाया गया है, तो अपन देखेंगे पूरा। अब देखो यहाँ से देखेंगे, अपन ने पढ़ा था पड़ेगी, है ना। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति, स्पीसीज तथा स्पीसीज का प्रतीक है। क्या? जो भी हम आसपास हमारे देखते हैं वो एक जाति स्पीसीज का प्रतीक है। किसका? एक जाति स्पीसीज का प्रतीक है। अब एक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन, कितनी? अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। अब दोस्तों ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हम शॉर्ट नोट से कैसे बनाते हैं? अब इसी पॉइंट को एक पेज लीजिएगा, उस पेज में एक लाइन में लिख लीजिएगा, अब तक की ज्ञात वर्णित स्पीसीज की संख्या कितनी? 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक ये अब तक की ज्ञात स्पीसीज की संख्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीव का पता लगता है। जैसे जैसे हम नए क्षेत्र और पुराने क्षेत्रों की खोज करेंगे, हमें
नए नए जीवों का पता लगेगा, नए नए जीवों के बारे में पता लगेगा। देन उसके बाद में आगे देखते हैं, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। कितने मिलियन? 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक स्पीसीज हमारे विश्व में पाए जाते हैं। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। पौधों तथा प्राणियों को किससे जानते हैं? स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी भी जीव के विषय में चर्चा कर सके तो शायद इससे भ्रमणकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नामकरण पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नामकरण पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नामकरण पद्धति तभी संभव है जब जीवों को का वर्णित सही हो और हम यहाँ जानते हो कि नाम किस जीव का है, इसे पहचानना कहते हैं। देखो दोस्तों, अब जैसे कि हम मैंगो का देखा, मैंजीफेरा इंडिका। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में मैंगो को मैंगो बोल देते हैं। मतलब हर जगह पे उस चीज़ को लोकल में अलग अलग नेम से जानते हैं। जैसा हमारी लोकल की भाषा अलग अलग होती है सबकी, किसी की मालवा भाषा, किसी की मारवाड़ी, किसी की भोजपुरी, किसी की ब्रज भाषा अलग अलग होती है। लेकिन हमारी भारत की भाषा, पूरे भारत में चलने वाली क्या है? हिंदी। और जैसे अपन पूरी विश्व की लैंग्वेज देखें तो इंग्लिश। ये क्या है? ये एक ऑफिशियल भाषा हो गई। लेकिन हमारी जो गांव में लोकली भाषा चलती है वो अपने अपनी चलती है। वैसे ही हर देश में उस वस्तु को अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन इसके लिए पूरे विश्व में कैसे जाने, ऐसे तो सब गिचपिच हो जाएगा। उसके लिए एक नामकरण पद्धति निकाली। अब देखते हैं आगे नामकरण पद्धति के पूरा डिटेल में आएगा। ठीक है। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। एक वैज्ञानिक नाम दिया। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधे के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिनको देखो दोस्तों, अब ये थोड़ा IMP है, जिनको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है। क्या किसको कहेंगे? पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम की कौन से सर्वमान्य कौन सी जो संस्था है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। ठीक है, मैं दिया। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीकी वेदों ने अब प्राणी वर्गीकरण में किसका नाम दिया? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN बनाया है। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। अब वैज्ञानिक कहना चाहते हैं कि हर जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम बता सके। वे यहाँ भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। अब देखो, यहाँ पे काफ़ी सोचना पड़ेगा। पहले तो एक ही नाम किसी भी जीव का ना हो। जैसे हम घर में भी हमारे बच्चे हैं, अब मान लो 10 बच्चे हैं तो सबका नाम अलग अलग रखेंगे, किसी का भी नाम सेम नहीं रखेंगे। अब मान लो दोनों का नाम मोनू रख दिया। अब मोनू पास पास बैठे, मम्मी ने इस कमरे में से बुलाया मोनू, तो क्या दोनों मोनू आएंगे? अब एक का नाम सोनू रखना पड़ेगा, एक का नाम मोनू रखना पड़ेगा। तो मोनू को बुलाया मोनू आएगा, सोनू को बुलाया सोनू आएगा। वैसे ही सबका नाम अलग अलग प्रकार से रखा, वैज्ञानिक पद्धति पे नाम रखा। अब देखो, बहुत सारे क्या करते हैं, घर में अलग नाम रखते हैं लेकिन एक नाम डॉक्यूमेंट्स में ऑफिशियल रखते हैं। अब ऑफिशियल नाम तो सबको पता रहता है। मान लो इसका नाम ऑफिशियल नाम सोनू है, लेकिन घर का नाम गुड्डू रख लिया, गोलू रख लिया। अब घर में सब गोलू गोलू गुड्डू गुड्डू बोलेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वाले को थोड़ी पता कि गुड्डू गोलू है। उनको तो पता है ये मोनू है, ये सोनू है। घर में चाहे गुड्डू रख लिया, मोनू रख लिया, बस वैसे ही हमारे यहाँ नामकरण पद्धति आगे देखना पड़ेगा। मतलब इनको जरूरी है कि अलग अलग नाम छांटना पड़ेगा, सेम नाम ना हो। तो आगे देखते हैं अपन। जीव विज्ञानी
ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। अब देखो, प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं दोस्तों? वंश नाम तथा जाति संकेत पद। ये हमको थोड़ा याद करने वाली चीज़ें, जो याद करने वाली वो मैंने हाईलाइट कर दी, आप याद करते चलिएगा। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को, जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। अब देखो, द्विपद नाम पद्धति किसको? इस प्रणाली जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, ये बोर्ड में जो बच्चे हैं उनके लिए भी प्रश्न आता है, द्विपद नाम पद्धति। तो जिसमें दो नाम दो घटक होते हैं उसे द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। अगर प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। ये बोर्ड का क्वेश्चन भी है दोस्तों, है ना। देन उसके बाद थोड़ा मुंडी आगे को रख। अब देखो, ये जो नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति संकेत पद। अब इसमें जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं, द्विनाम पद्धति होती है, द्विनाम पद्धति कहते हैं। ये क्या हमारे 11th की जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम में भी आता है और हमारे नीट के लिए भी IMP है। आगे बात करेंगे। द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी? लिनियस जी ने दी थी, जिसका आगे उल्लेख होगा। ठीक है, अब इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। किसने सुझाया था? किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। अब देखो, ये दोस्तों थोड़ा IMP है। द्विपद नाम पद्धति किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने दिया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव वैज्ञानिक करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। अब तब आप यहाँ देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंश नाम है, जबकि इंडिका क्या है? विशिष्ट स्पीसीज है। अब देखो, ये समझने वाली बात है थोड़ी। क्या है समझने वाली बात? समझने वाली बात मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि आगे दिया था वंश नाम तथा जाति संकेत पद। द्विपद नाम पद्धति में दो घटक होते हैं। अब दो घटक इसमें यहां दिया है कि मैंजीफेरा तो क्या है? वंश नाम है, और इसमें इंडिका क्या है? विशिष्ट स्पीसीज है। इंडिका क्या है? विशिष्ट स्पीसीज है। ठीक है, वैसे ही हम पहले जो आता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका आया, तो पहले जो आया वो तो उसका वंश नाम हो गया, और इंडिका इसकी विशिष्ट स्पीसीज। ये कहाँ की स्पीसीज है? इंडिका, तो वहाँ का आ गया। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों। अथवा जाति संकेत पद्धति नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। अब देखो, ये जो नियम क्या है, ये नियम हमारी जो लोकल एग्ज़ाम है इसकी अपनी, उसमें भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेना सभी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। देखो, ये थोड़ा IMP क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। IMP मतलब टॉपिक है, सॉरी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। देखो, ये पूछ सकते हैं किसमें? ये असेसरी रीजन जो क्वेश्चन है उसमें पूछ सकते हैं कि जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं और ये तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। उद्भवन कहीं से हुआ हो, चाहे इंडियन, चाहे फॉरेन, पाकिस्तान, अमेरिका, कहीं के भी हो, लेकिन इनका लैटिकरण अथवा इन्हें लैटिकरण भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। ठीक है, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है। देखो दोस्तों, जैविक नाम का पहला जो शब्द होता है वो क्या होता है? वंश नाम होता है, जबकि दूसरा शब्द क्या होता है? जाति संकेत पद होता है। प्यारे दोस्तों, दूसरा नाम क्या होता है?
जाति संकेत पद होता है। क्या होता है दूसरा नाम? जाति संकेत पद होता है। ठीक है, ये 2 लाइन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। एनसीईआरटी जो है वो 2024-25 की न्यू वाली है ना, ऐसा मत सोचना कि पुरानी है, तो मैंने पहले ही न्यू एनसीईआरटी निकाली है ताकि आपको इंटरेस्ट क्यों आए, क्योंकि लेटेस्ट है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, 24-25 का मैंने पूरा निकाला है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला तीसरा पॉइंट अपना आया है। तीसरा पॉइंट अपन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जैविक नाम। जैविक नाम जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। इसको क्लियर और कर लीजिएगा। जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यहाँ रेखांकित उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। किसको दिखाता है? लैटिन उद्भव। ठीक है, देखो लिखने का भी इसमें विशेष महत्व है। जो ऑफिशियल नाम है इनमें लिखने का विशेष महत्व दिया गया है। तो अगर इस तरह से नहीं लिखेंगे तो हमारे क्वेश्चन से पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में अलग अलग तरह से लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको देखना होगा कि तिरछे अक्षरों में वही नाम, सेम नाम उन्होंने 4 बार लिख दिया है ना, 2 बार लिख दिया, मान लो सीधे अक्षर में लिख दिया, तिरछे में लिख दिया। अब ऑप्शन अगर आप वहाँ पे देख नहीं पाए और सीधा लगा के आ गए तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको वहाँ पे क्या देखना पड़ेगा? तिरछा देखना पड़ेगा, तिरछे अक्षर देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला अपन बात करते हैं। पहला अक्षर जो वंशनाम को बताता है वहाँ बड़े अक्षर में होना चाहिए। देखो पहला जो नाम है जो वंश नाम को बताता है वो कौन से अक्षर में होना चाहिए? बड़े अक्षर में होना चाहिए। जबकि जाति संकेत पद, कौन सा? जाति संकेत पद छोटा अक्षर में होना चाहिए। जाति संकेत पद कौन से अक्षर में होना चाहिए दोस्तों? छोटे अक्षर में होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा आईएमपी है, इसको आप देखते रहना। ठीक है, मेंजी फेरा इंडिका। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मेंजी फेरा इंडिका। अब देखो में बड़े की मात्रा लग रही, मैं है ना, इन ई में छोटी की मात्रा लग रहा है। अब अगर इसको इंडिका ऐसे लिख दिया यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऐसे लिख दिया इसको इंडिका तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ये छोटे अक्षर में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसको यहाँ पे मैं को बस ऐसे लिख दिया मंजी फेरा इंडिका, ये एक मात्रा चढ़ा दी मंजी फेरा इंडिका, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है? मैं बड़ा लिखाएगा और यहाँ पे इंडिका छोटा लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा अगर चढ़ी आ गई तो अपन को गलत हो गया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ देखना इम्पोर्टेंट है कि कैसा लिखा गया है। ठीक है, उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। आगे आते हैं जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? अंत में क्या लिखते हैं? लेखक का नाम भी लिखते हैं। ठीक है, अब भाई लेखक का नाम भी लिखना जरूरी है। इसे संक्षेप में लिखा जाता है उदाहरणतः मेंजीफेरा इंडिका लीन। अब मेंजीफेरा इंडिका तो इसका नाम हो गया और लीन इसका लेखक का नाम हो गया। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? लीनियस। ठीक है, यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। अब सभी जीव का अध्ययन करना तो असंभव है, सभी जीव का अध्ययन कैसे कर सकते हैं? तो फिर ऐसी युक्ति तैयार करो कि कैसे इसको अध्ययन किया जाए। ठीक है, अब जैसे मेंडल ने मान लो मटर का पौधा क्यों लिया था? क्योंकि बार बार उस पर एक तो उगाने में सरल रहता था, गार्डन में उपयोग कर सकता था वो। अब और कुछ लेता था तो 2-3 साल में परिणाम देता, परिणाम ही प्राप्त नहीं कर पाता। वैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया? ईजी युक्ति निकाली, ईजी चीज़ निकाली। ठीक है, अब हर चीज़ में आजकल ईजी चाहिए ताकि जल्दी से परिणाम मिल जाए और अच्छा परिणाम मिले। ठीक है, अपन आप देखते हैं आगे। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्गीकरण कहते हैं। देखो याद रखना, वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है, कौन सा? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। क्या?
वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये वर्गीकरण प्रक्रिया है। ठीक है। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये समझने वाली बात है। इससे हम आगे कुछ, इस उदाहरण से हम आगे कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। उदाहरण के लिए हम पौधों अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीव के ऐसे कुछ गुण आ जाते हैं जिससे उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, ना कि बिल्ली हो। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचें तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाह्य कान, शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे में हम गेहूं के विषय में चर्चा करें तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये तभी सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है। अब देखो दोस्तों, इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली क्या दी गई है? इन वर्गों की जो वैज्ञानिक है वो शब्दावली क्या दी गई है? टेक्सा। वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा है। ये याद करने वाला पॉइंट जो वर्ड है टेक्सा। टेक्सा बहुत काम आएगा दोस्तों। आपको स्वीकार करना चाहिए कि टेक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टेक्सा है। पौधे क्या है? पौधे भी एक टेक्सा है। गेहूं भी एक टेक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता, ये सभी टेक्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी प्राणी है? आप जानते हैं कुत्ता एक स्तनधारी प्राणी है। इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टेक्सा को बताता है। ठीक है, ये आगे और डिटेल में समझ जाएंगे। ठीक है, इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टेक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए नए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। तो दोस्तों, यहाँ से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो अपन ने पढ़ा है। आगे एक पैराग्राफ ये भी पढ़ लेंगे। काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमेटिक्स कहते हैं।
सिस्टेमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द है, सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। जिसका अर्थ क्या है? जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। अब देखो ये याद करने वाला पॉइंट है कि लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या चुना था? सिस्टेमा नेचर चुना था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या चुना था? सिस्टेमा नेचर चुना था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या चुना था? सिस्टेमा नेचर चुना था। ठीक है। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है। अब हम यहाँ से थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ चालू होगी जो कि आपको आगे के जो चैप्टर है उनमें काफ़ी काम आएगी। तो जो ये काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है। ये आगे के जो चैप्टर है उनमें काफ़ी अच्छे से अपने को काम आएगी। ठीक है। तो दोस्तों 1.2 वर्गीकी समवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं, ये आगे आप यहाँ समझिए, लेकिन आगे समझाओगे। ठीक है। बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गी की प्रवस्था व्यवस्था या कमेंट करके बता दिया करो, हम भी देखते हैं कि तुम जग रहे हो या फिर मतलब ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। ठीक है। समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं। ठीक है। और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यहाँ एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्गिक टेक्सान कहते हैं। वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है। इसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारणी सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया जाता है। क्या आप ऐसे किसी जीव के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्ग वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक न कि केवल आकार की समूहन सभी ज्ञात जीवों को वर्ग की अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत किंगडम, देखो ये थोड़े आईएमपी है, यहाँ से अपने को याद करना है। ये सब अपना इन पे ही आधारित है सब कुछ। ठीक है। क्या है? जगत किंगडम, संघ फाइलम अथवा भाग पौधे के लिए, वर्ग क्लास, गण ऑर्डर, कुल फैमिली, वंश जीन्स जीनस, है ना, जाति स्पीशीज का विकास हुआ। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्ग में कैसे रखते हैं? किसी भी जीव को विभिन्न संवर्ग में कैसे रखते हैं? इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यहाँ समान प्रकार के
जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब 1.2.1 स्पीसीज जाति। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। आया समझ में? वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे क्या कहते हैं? स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेंजीफेरा इंडिका, आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम, आलू तथा पैंथरा लियो, शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जाति संकेत पद है। देखो दोस्तों, ये पहले भी अपने पास आया था जाति संकेत पद। ठीक है, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जाति संकेत पद ये थोड़ा अपने को याद रखना है। क्या है इनमें जाति संकेत पद? जो लास्ट में आ रहा है, इंडिका, ट्यूबिरोसम, लियो जाति संकेत पद है। जबकि पहले शब्द मेंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथरा वंश के नाम है। ठीक है, तो मेरे प्रिय और भाई और बहनों, ये अपन ने पहले भी देखा था जाति संकेत पद और वंश नाम। वंश नाम पहले आता है, जाति संकेत पद बाद में आता है। ठीक है, मतलब बाद में जो होता है वो। और यहाँ टेक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार की गुण समान होते हैं समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। देखो, पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे क्या कहते हैं? टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रिम, मेलाजेना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है। होमो वंश में आते हैं, होमो सेपियंस कहते हैं। मानव को क्या कहते हैं? हम होमो सेपियंस कहेंगे। ठीक है, मानव को क्या कहेंगे? हम होमो सेपियंस, यानी सेपियंस होमो वंश से आ गया और जाति क्या आ गई? सेपियंस। तो वंश पहले आएगा, सेपियंस बाद में होमो सेपियंस में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ठीक है, ओके दोस्तों। अब आता है 1.2.2 वंश जीन्स। ठीक है, देखो, वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह है। उदाहरणार्थ आलू, टमाटर तथा बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज है लेकिन ये सभी सोलेनम वंश में आती है। शेर, पैंथरा लियो, चीता, पैंथर पार्डस तथा पैंथर टिग्रिस, जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। ठीक है, अगला आता है अपना कुल। इनको देखते चलते हैं अपन डियर दोस्तों। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरणार्थ पौधों में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी
कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को फेलिस बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखा तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों कैनिडी तथा फेलिडी में रखा जाता है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बिल्ली तथा कुत्ते बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। बिल्ली कौन से कुल में आती है? फेलिडी। और कुत्ता, कुत्ता कौन से कुल में आता है मेरे दोस्तों? कौन से में आता है बताइए जरा? कैनिडी, कैनिडी में आता है ना, या फेलिडी में आता है बताओ। अब यहाँ पे देखो, बिल्ली तथा कुत्ते, कैनिडी तथा फेलिडी। अब ऐसा थोड़ी होगा कि कैनिडी बिल्ली हो गई, यहाँ देखा फेलिडी, नहीं, ये क्रमशः दो ये दे रखा है ना, इसके चक्कर में आप कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। यहाँ पे आप स्पष्ट बता देता हूँ, फेलिडी तो होगा बिल्ली और कैनिडी होगा कुत्ता। कैनिडी कुलो कैनिडी तथा फेलिडी में रखा जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगला आता है 1.2.4 गण तथा ऑर्डर, ठीक है। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। किसके समूह होते हैं? कुलों के समूह होते हैं, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉनवोल्यूलेसी, कौन सा? कॉनवोल्यूलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोलेनियलस, कौन सा? पॉलीसोनिएलस गण में रखा गया। अब देखो एक कन्फ्यूजन वाले नाम है, इनको थोड़ा अपन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। कौन सा? कॉनवोल्यूलेसी, सोलेनेसी को पॉलीसोनिएलस, कौन सा? पॉलीसोनिएलस, ठीक है। अगला आता है अपना गण में रखा गया है, इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है, जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों में रखा गया है, ठीक है। अगला अपन देखते हैं 1.2.5 वर्ग क्लास, ठीक है। तो दोस्तों 1.2.5 वर्ग क्लास, इस वर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरणार्थ प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं, और कार्निवोरा, कौन सा? और कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, जिसमें अगला अपना आता है कौन सा? यहाँ तक अपन ने देख लिया था मेरे दोस्तों, कार्निवोरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं, को मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मेमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। अगला आता है 1.2.6 संघ फाइलम, वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु
नोटोकार्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कार्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। अगला आता है अपना 1.2.7 जगत किंगडम। जंतु के वर्गीकी तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों में अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु पादप जगत कहेंगे। कौन कौन से? भविष्य में इन दो जगहों को प्लांटी जगत में रखा गया, दो जगहों को पादप और जंतु जगत। पौधों में अलग अलग किया जा सके, पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है और विभिन्न संघों में सभी प्राणियों को एक अलग जगत में रखा गया है, एनिमिलिया में रखा गया है। कौन सी जगत में? अब देखो थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। सभी प्राणियों को एनिमेलिया में रखा गया है और पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। ठीक है, जंतु वर्गों को जंतु तथा पादप कहेंगे। इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीकी संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है, यद्यपि वर्गीकी विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टेक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम दे रखा है, जो हम अपन अभी पढ़ेंगे। पहले अपन ये आगे पढ़ लेते हैं। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हो? उदाहरण के लिए जैसे हम स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं। देखो दोस्तों, स्पीसीज से जगत की ओर किधर जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, जगत की ओर ऊपर जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हम समान गुणों में कमी आती है। अब देखो यहाँ पे गुण ज़्यादा समान रहते हैं। अब जैसे ही ऊपर की ओर जाएंगे वैसे गुणों में क्या, समान गुणों में क्या होगी? कमी आती जाएगी। ठीक है, कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टेक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्च संवर्ग की ओर जाते हैं उसी स्तर पर अन्य टेक्सा के संबंध निर्धारित उच्च संवर्ग की ओर जाते हैं। कौन से? उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं। उसी स्तर पर अन्य टेक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं, इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। अब देखो, जाति में आसान है, फिर थोड़ा वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, जगत। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इनको वर्गीकरण करना टफ होता जाएगा। अब तालिका देखेंगे। तालिका 1.1 में कुछ सामान्य जीव जैसे घरेलू मक्खी, मानव, आम तथा गेहूं के विभिन्न वर्गीकरण संवर्ग दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको तालिका को अपन देख लेते हैं। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, तो मेरी बहनों और भाइयों दोनों देखना है। वर्गीकृत संवर्ग सहित कुछ जीव देखो। मानव का सामान्य नाम क्या है? मानव है। जैविक नाम क्या है इसमें? होमो सेपियंस। वंश नाम क्या है? होमो। और कुल क्या है? होमोनिडी। गण क्या है? प्राइमेट। वर्ग क्या है? मेमेलिया। और संघ भाग कौन सा आता है? कॉर्डेटा संघ में आते हैं। ठीक है, आगे आती है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? मास्का डोमेस्टिका। कौन सा? मास्का डोमेस्टिका। अब वंश क्या है इसका? मास्का। कुल क्या है इसका? म्यूसिडी। और गण क्या है? डिप्टेरा। वर्ग क्या है? इंसेक्टा। संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। अगला आता अपना आम। आम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका में इसका वंश क्या है? मेंजिफेरा। कुल क्या है? एनाकर्डी। क्या है कुल? तो नाम अटपटे बहुत रहते हैं यार दोस्तों। एनाकर्डी एसी। क्या है इसमें? एनाकर्डी एसी। से इसका गण जो है वो है सेपिनडेल्स। क्या है गण? सेपिनडेल्स। वर्ग क्या है?
डाइकोटिलिडनी क्या है वर्ग, डाइकोटिलिडनी। अगला आता संघ, संघ तथा भाग, ये क्या है एंजियोस्पर्मी। अगला आता गेहूं, गेहूं में ट्रिटिकम ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। वंश क्या है ट्रिटिकम, कुल क्या है पोएसी, गण क्या है पोएलेस, पोएल्स, गण क्या है इसका पोएल्स, और वर्ग क्या है मोनोकोटिलिडनी, गण क्या है मोनोकोटिलिडनी, गण क्या है मोनोकोटिलिडनी। अगला आता संघ या भाग, संघ क्या है इसका एंजियोस्पर्मी, क्या है संघ एंजियोस्पर्मी। तो ये अपनी तालिका हो गई। अब मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद सारांश जरूर अच्छे से पढ़ लेना। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आगे देखिएगा सारांश, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती है। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इसकी बहुत बड़ी संख्या ज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवाज, शरीर, क्रियात्मक तथा आकारिकी लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा इनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम, पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी का नाम दिया गया है। पादपों तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकरण, अध्ययन, कृषि, वानिकी और हमारे जीव संसाधन में भिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुए। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। समरूपता तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया है तथा उसे द्विपद नाम दिया गया है। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है दिया जाता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत से वर्ग पद होते हैं जिन्हें प्राय वर्गीकी संवर्ग अथवा टेक्सा कहते हैं। यहाँ सभी वर्ग वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको 2024-25 की जो एनसीईआरटी थी वो आपकी हाईलाइट करवा दी। अब आगे ये तो नीट एग्ज़ाम में, मतलब इसमें नीट एग्ज़ाम में अभी तक 1 से लेकर 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। लेकिन ये क्या थोड़ा बेसिक है तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है। अब आगे के जो भी चैप्टर रहेंगे उन चैप्टरों को अच्छे से क्लियर करेंगे अपन, उन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से हाईलाइट करेंगे और काफ़ी चीज़ें मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। हिंदी मीडियम वालों को कंटेंट मिल नहीं पाता है, इसलिए हमने ये सीरीज़ चलाई है जो कि आपको सभी 11th के 12th के चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। हमारा टारगेट 40 दिन में आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करवाने का है। 40 दिन में आपकी पूरी बायोलॉजी कंप्लीट करवाएंगे। अब मेरे दोस्तों, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मैं यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म के नंबर लिख देता हूँ। हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपका सोल्यूशन करेगी। यहाँ पे मैंने आपको प्लेटफॉर्म के नंबर लिख दिए हैं, आप प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो, जो भी चैप्टर आपको चाहिएगा, आपको डिटेल में आगे के जो भी चैप्टर रहेंगे वो अच्छे से समझाएंगे। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप अच्छे से पढ़ो।
मुझे पता है हिंदी मीडियम वाले काफ़ी पुअर स्टूडेंट होते हैं, गाँव से आते हैं, गाँव के एरिया से आते हैं, तो उनको काफ़ी कंटेंट मिल नहीं पाता है। हम उनके लिए करेंगे, मेरी प्यारी प्यारी बहनों को भी डॉक्टर बनाएंगे और मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को भी डॉक्टर बनाएंगे। ओके। और आप 11th भी बोर्ड के लिए, सॉरी 11th नॉर्मल एग्ज़ाम के लिए भी अगर कवर करना चाहते हैं तो वो भी कवर कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारी बहनों, चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।